हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और जैसे मैंने आपसे वादा किया था, हम लेकर आ गए हैं एमपी एडीपीओ और यूपीएसआई मूल विधि के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो आपके लिए सेकंड माइनर एक्ट है, जो महिलाओं से संबंधित है। इसके पहले हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो हमने कल पढ़ा था, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम। और आज हम पढ़ने वाले हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। देखिए, मैं आपका पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ, बट बस उम्मीद है कि आप भी मेरा साथ देंगे और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और हमारा साथ देंगे। हम शुरू करते हैं एक छोटा सा एक्ट, जहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक्ट का नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। देखिए, जिस तरीके से हर सेक्शन में यहाँ पर आपने देखा है, चाहे कोई भी एक्ट आप पढ़े, सेक्शन 1 में नॉर्मल यही होता है उनका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ठीक है, संक्षिप्त नाम इसका यही है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, यही इसका संक्षिप्त नाम है दोस्तों। इसका विस्तार जो है दोस्तों, वो है संपूर्ण भारत में। और आपको ये बता दूँ, ये पता भी होगा कि जब से कश्मीर पे धारा 370 हट गई है, तब से सारे एक्ट का विस्तार जो है संपूर्ण भारत पे हो गया है। जम्मू कश्मीर पर भी अब भारत के सारे कानून लागू होते हैं, तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं, जो इस या छोटे माइनर एक्ट्स हैं, उनमें जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना है सारे के सारे माइनर एक्ट्स में, ये कि ये लागू कब हुए और पारित कब हुए। इस एक्ट को पारित जब हुआ, ये 20 मई 61 लिखा है मैंने, इसको 1961 भी आप ध्यान रखना, वही है एक्ट का नाम। ये पारित हुआ है 20 मई 1961 में। पारित होने का मतलब राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर जो हुए थे, वो 20 मई 1961 को हुए थे। और ये लागू कब हुआ, तो लागू होने की तिथि है 1 जुलाई 1961। देखिए, आपको ये दोनों डेट याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। और जितने माइनर एक्ट्स हैं या जितने मेजर एक्ट्स भी हैं, आपको सभी की पारित तिथि और लागू तिथि याद रखना है। विस्तार इनका संपूर्ण भारत पे है, आपको पता है। ठीक है, अब ये एक्ट बनाने का उद्देश्य क्या था? इस एक्ट का उद्देश्य था दहेज को लेने और देने पर रोक लगाना। ना कोई दहेज लेगा, ना ही कोई देगा। इसका मतलब, अगर आप किसी दहेज मांगते हैं या दहेज लेते हैं तो वो भी अपराध है, और दहेज आप किसी को देते हैं तो भी आप अपराधी ही कहलाएंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं इस अधिनियम में कुल धाराएं कितनी हैं, टोटल कितने सेक्शंस हैं। इसमें कुल धाराएं दोस्तों 10। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके पहले जो हमने एक्ट पढ़ा था स्त्री अशिष्ट रूपण, वहाँ पर भी कुल 10 धाराएं थी, जो हमने कल पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी सभी सेक्शन की तरह सेक्शन 2 में जो है परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर सेक्शन 2 के अंदर आपको दहेज की परिभाषा दी गई है। भाई, ये जो नाम है, ये दहेज, डाउरी, हम दहेज किसे मानेंगे, किसे हम डॉरी मानेंगे, तो उसके लिए बहुत स्पष्ट परिभाषा दी गई है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऐसी कोई संपत्ति, ऐसी कोई प्रॉपर्टी, कोई मूल्यवान वस्तु या प्रतिभूति जो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को दे, कोई भी ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो विवाह के समय एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को दे, या विवाह के किसी पक्षकार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाए। जैसे मान लो, कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो ऐसी डिमांड रखते हैं कि अगर, जैसे आपने देखा है कि लड़कियों की शादी के वक्त अक्सर कई जगहों पर दहेज की डिमांड होती है, तो या तो लड़के वाले खुद दहेज का पैसा लड़की वालों से मांग लेते हैं, या फिर वो किसी बीच वाल जो होता है, जो मतलब मीडिएटर होता है, जो शादी करवाता है, वो बोलता है आप इनको पेमेंट दे दो, ये हमको दे देंगे लाके। या फिर आप लड़के के नाम पे घर, बंगला, प्लॉट वगैरह करवा दो, आप तो डायरेक्ट उनको पेमेंट कर दो। तो ऐसा, या कोई व्यक्ति पक्षकार विवाह का किसी अन्य व्यक्ति को करे, या फिर विवाह के किसी पक्षकार को अन्य व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दिया जाए। मतलब
आप डायरेक्ट खुद देने जा रहे हैं, किसी और के थ्रू दिलवा रहे हैं, या दोनों पार्टी का कोई भी लेन देन कर रहा है। मीडिएटर नॉर्मली लेन देन करता है कि भैया आप दो, आप लेन देन करो, है ना। वो दोनों पार्टी के मजे लेता है, उनको पता है कि यहाँ से भी कमीशन मिलेगा, यहाँ से भी कमीशन मिलेगा। मैट्रिमोनियल वेबसाइट आती है, आप देखते हैं खुद ही ये। तो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को दे, या फिर एक पक्षकार किसी अन्य व्यक्ति को दे, या किसी कोई अन्य व्यक्ति पक्षकार को दे, तो इस तरीके का कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लेन देन, कोई संपत्ति, कोई मूल्यवान प्रतिभूति का लेन देन होता है, या फिर लेने देने का करार होता है। करार का मतलब कोई एग्रीमेंट होता है उनके बीच में कि हाँ हम लेंगे और देंगे फ्यूचर में, तो वो सब चीज़ें दहेज के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और ये जो मूल्यवान प्रतिभूति है, ये मूल्यवान प्रतिभूति में वही प्रतिभूति शामिल है जो आईपीसी सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग होती है। किसके? आईपीसी के सेक्शन 13 में जो मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा दी गई है वही यहाँ पर उसका मतलब होता है। और आपको पता है कि आईपीसी की धारा 31 जो है वो वसीयत विल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और अभी हम आगे चल के आईपीसी पढ़ने वाले हैं डिटेल में, तो वहाँ पर हम इन सब चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। और आप भी जब कोई चीज़ पढ़ते हैं और वहाँ पर आईपीसी या सीआरपीसी का रेफरेंस आता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप पढ़ें तो आईपीसी और सीआरपीसी का रेफरेंस साथ में पढ़ते चलें, तो सबको ईजीली याद हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, महर। नॉर्मली जो मुस्लिम लोग होते हैं उनकी लॉ के अंदर जो है वो महर दी जाती है, महर। तो महर जो है वो दहेज के अंतर्गत नहीं आती है। अब देखिए मुझे मुस्लिम लॉ का इतना नॉलेज नहीं है, बट हाँ कभी मौका मिला तो मैं पढ़ूंगा उसके बारे में भी। तो महर जो है वो दहेज के अंतर्गत नहीं आती, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं सेक्शन 2 में डेफिनेशन के बाद सेक्शन 3 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 के अंतर्गत दहेज लेने देने के लिए शास्ति, शास्ति मतलब चाहे आप दहेज लो चाहे दहेज दो, शास्ति मतलब उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी, पेनल्टी, या आपको दंडित किया जाएगा, आप समझ लीजिए। सेक्शन 3 बोलता है कि आप दहेज लो चाहे दो, उसके लिए आपको दंडित किया जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस है ये। अब सेक्शन 3 के अंदर ही सेक्शन 3 सब सेक्शन 1, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 एक्ट, कौन सा एक्ट? डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। जब से यह अधिनियम लागू हुआ है, कब लागू हुआ ये? 1961 में। तो लागू होने के पश्चात, मतलब जब से एक्ट लागू हुआ है 1961 में 1 जुलाई को, उसके बाद कोई भी व्यक्ति दहेज लेगा या देगा, दहेज लिया या दहेज दिया, या फिर दुष्प्रेरित करेगा। दुष्प्रेरित मतलब दूसरे को ये प्रेरित करना कि जाओ दहेज दो, या फिर तुम दहेज लो। नॉर्मली जो मीडिएटर होते हैं या रिलेटिव होते हैं बोलते हैं तुम दहेज मांगो, तुम दहेज दो, क्यों नहीं दे रहे हो, तुम बेटी के माँ बाप हो, दहेज देना चाहिए, तुम लड़के के माँ बाप को दहेज लेना चाहिए, ये दहेज मांगो, वो दहेज मांगो। तो दहेज लेना और देना तो अपराध है, बट दहेज के लिए किसी को दुष्प्रेरित करना, उन्हें उकसाना कि आप दहेज मांगो, दहेज लो जाके या दहेज दो, तो ऐसा कोई एक्टिविटी करता है तो उसके लिए उसे कारावास मिलता है। कितने का? कम से कम 5 वर्ष का। अगर आप दहेज लेते हैं, देते हैं, या किसी को दहेज लेने देने के लिए उकसाते हैं, तो आपको कम से कम मिनिमम 5 साल का कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 इयर्स मिनिमम होगा। और जुर्माना, आपको फाइन भी भरना पड़ेगा जो कम से कम 15,000 रुपये और या फिर दहेज की रकम तक हो सकता है। मतलब कम से कम 15,000 तो भरना ही है आपको, या फिर जितने का आपने दहेज लिया है या दहेज दिया है या दुष्प्रेरित किया है, तो दहेज की रकम तक का जुर्माना भी आपको भरना पड़ सकता है। वापस समझिए, दहेज लो, दो या दुष्प्रेरित करो तो कम से कम 5 साल का कारावास होता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 इयर्स, एंड जुर्माना जो होता है वो आपको होता है कम से कम 15,000, जो दहेज की रकम तक भी हो सकता है। आइए हम देखते हैं सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 क। इसके अंदर देखिए, जब कोई वर या वधू, मतलब कोई भी दूल्हा या दुल्हन होते हैं, वर या वधू होते हैं, उनको कोई गिफ्ट मिलते हैं। आप अक्सर देखते हैं ना कि लड़की वाले लड़के वालों को कोई गिफ्ट्स देते हैं, जैसे कि इंगेजमेंट रिंग वगैरह पहनाते हैं, या लड़के को गोल्ड की वॉच देते हैं या चेन देते हैं,
तो ऐसे कोई गिफ्ट मिलते हैं, फिर शादी के वक्त जो दौरान हमको गिफ्ट मिलते हैं, फल फ्रूट वगैरह जो भी एक्सेट्रा गिफ्ट मिलते हैं, उन गिफ्ट्स को दहेज में इंक्लूड नहीं किया जाता, उन्हें दहेज नहीं माना जाता, लेकिन इन्हें सूचीबद्ध ज़रूर किया जाता है। सूचीबद्ध मतलब कितना आपने लिया, कितना आपने दिया, तो सूचीबद्ध ज़रूर किया जाता है, लेकिन इनको दहेज में नहीं गिना जाता है। ठीक है। सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 क। अब 2 क के बाद सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 ख भी आपको पढ़ना है। यहाँ पर लिखा है वर को, वर को मतलब दूल्हे को विवाह के समय कोई गिफ्ट मिलता है तो वो भी दहेज नहीं होता है, बट कंडीशन अप्लाई, बिना मांगे। बिना मांगे का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर दूल्हे को, वर पक्ष को, वधू पक्ष की ओर से बिना मांगे, चाहे गाड़ी दी हो, चाहे बंगला दिया हो, चाहे पैसे दिए हो, चाहे एफडी करा दी हो, कुछ भी चीज़ अगर वर पक्ष को दी जाती है वधू पक्ष की तरफ से और उसके लिए वर ने कोई डिमांड नहीं की है, बिना मांगे वधू पक्ष ने खुद से दिया है उनको अपनी इच्छा से कि चलो भाई मेरी बेटी के लिए आप रख लो, या अपनी बेटी के लिए घर बनवा दिया, घर खरीद के दे दिया, तो ऐसी कोई भी कंडीशन पे अगर बिना किसी तरीके से दबाव डाले या मांगे वर पक्ष को कोई चीज़ मिलती है तो उसको भी दहेज में आप इंक्लूड नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखना, बिना मांगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर आप मांग लोगे दहेज बन जाएगा, पर बिना मांगे अगर आपको अपनी इच्छा से दिया है तो वो दहेज नहीं होता। देखिए दहेज बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे लिए, क्योंकि आपको पता है कि आजकल पहले ही जो है माँ बाप चाहते हैं कि लड़कियां ना हो, लड़के ही हों, क्योंकि लड़कियों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम जुड़ी। हम देखते हैं कि आए दिन हमारे देश में न्यूज़ आती रहती है कि लड़कियों के साथ ये हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है कि माँ बाप पहले ही बहुत घबरा जाते हैं। और फिर भी चलो बच्ची हो गई, तो अगर आपने उन चीज़ों से बचा लिया, उनको घर में रखा, सेफ रखा, बचा लिया आपने, फिर दूसरी दिक्कत होती है कि शादी कराना है। शादी कराने के लिए आपको एक लड़का ढूंढना है, फिर आप सोचते हो कि शादी कराने में इतना खर्चा आएगा, तो वो एक्स्ट्रा बर्डन लगता है माँ बाप को। इसके बाद चलो सब एडजस्टमेंट कर दिया, आप बहुत दयावान निकले, आपने बोला कि नहीं सिर्फ बेटी दे दीजिए, दहेज नहीं चाहिए, बट फिर भी उसके बाद में आपको चिंता होती है क्या हमारी बेटी शादी के बाद सुरक्षित रहेगी नहीं रहेगी। तो ये ज़रूरत है समाज को कि बदलने की और एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करने की जहाँ पर किसी माँ बाप को बच्चियाँ या जो लड़कियां हैं वो बोझ ना लगे। तो सेक्शन 3 हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। देखिए एक बार छोटा सा रिवीजन। सेक्शन 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। पारित हुआ ये 20 मई 1961 को, लागू हुआ 1 जुलाई 1961 को। कुल धाराएं 10 है। धारा 2 में दहेज की परिभाषा है। धारा 3 में दहेज और लेने और देने दोनों के लिए शास्ति है। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं आपसे। 3(1) के अंदर जब से एक्ट लागू हुआ है उसके बाद कोई लेगा, देगा, दुष्प्रेरित करेगा तो उसमें सज़ा दी गई है। कि सज़ा कितनी दी गई है? कारावास कम से कम 5 साल, जुर्माना 15,000 या दहेज की रकम तक। सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 क के अंदर वर वधू को विवाह के दौरान मिलने वाले गिफ्ट दहेज नहीं कहलाएंगे। और सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 ख के अंतर्गत वर को बिना मांगे विवाह के दौरान कुछ भी गिफ्ट दिया जाता है तो वह भी दहेज नहीं कहलाता है। अब देखते हैं हम, आइए सेक्शन 4 तो देखते हैं हम सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या बताता है? दहेज मांगने के लिए शास्ति। सेक्शन 3 में हमने पढ़ा दहेज लेने और देने के लिए शास्ति। अगर आप लोगे और दोगे तो उससे आपको दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करें दहेज मांगने के लिए, ये भी सिर्फ मांगा ही है आपने। दहेज मांगना भी एक जुर्म है, एक अपराध है, उसके लिए आपको दंड मिलता है जो है कारावास, आपको इम्प्रिजनमेंट मिलता है जो न्यूनतम 6 माह का होता है, जो 6 माह से 2 वर्ष तक का हो सकता है। अगर आपने दहेज सिर्फ मांगा भी और अगर किसी ने शिकायत कर दी, कंप्लेंट कर दी, तो 6 माह से लगा के 2 वर्ष तक आपको कारावास हो सकता है। साथ में जुर्माना भी जो 10,000 रुपये तक आपको हो सकता है। ये हमें सेक्शन 4 बताता है। आइए देखते हैं सेक्शन 5 में क्या है। सेक्शन 5 आपको बताता है दहेज लेने और देने का कोई भी करार। मतलब अगर आपने दहेज लेने या देने के लिए कोई भी एग्रीमेंट किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो शून्य होता है। शून्य का मतलब वॉइड होता है। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट का कोई लीगल वजूद नहीं होता है। ऐसे सारे एग्रीमेंट बनाते वक्त ही वॉइड एब इनिशियो हो जाते हैं, शून्य होते हैं। इसके बाद सेक्शन नंबर 7 देखिए, हम जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वही पढ़ने वाले हैं।
सेक्शन 7 डील करता है संज्ञान एवं विचारण से, कि अगर दहेज प्रताड़ना का कोई भी केस आता है तो संज्ञान कौन लेगा और उसका विचारण कौन करेगा। अगर मैं बात करूँ संज्ञान लेने की, तो संज्ञान हमेशा कौन लेता है, न्यायालय लेता है। अब न्यायालय संज्ञान कब लेगा, पहला पुलिस रिपोर्ट पर, जब पुलिस रिपोर्ट पेश करती है पुलिस तो न्यायालय संज्ञान लेता है। दूसरी चीज़, न्यायालय अपनी जानकारी पर, अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि हाँ ये जो केस है वो दहेज प्रथा संबंधित है और हमें इसका संज्ञान लेना चाहिए, तो न्यायालय खुद भी इसका संज्ञान ले सकती है। इसके बाद व्यथित व्यक्ति, जो खुद एक पीड़ित व्यक्ति है, वो उसके माता पिता या उसके कोई रिलेटिव है, नातेदार है, वो भी परिवाद दायर कर सकते हैं, मतलब कंप्लेंट कर सकते हैं दहेज प्रताड़ना के खिलाफ। इसके अलावा कोई भी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था, जो एनजीओ वगैरह होते हैं, आप देखते हैं टीवी वगैरह में कि महिलाओं को आवाज़ उठाने के लिए एक एनजीओ वगैरह होता है, जहाँ पे कुछ महिलाएं होती है जो महिलाओं को दहेज प्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए, घरेलू हिंसा से मुक्ति दिलाने के लिए, इस तरीके से महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए वो संस्थाएं होती है जो शुरू से महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। तो कोई संस्था ऐसी है, संगठन है, तो उनके परिवाद पर, उनकी कंप्लेंट पर न्यायालय संज्ञान ले सकता है। वापस देखते हैं, संज्ञान न्यायालय लेगा पुलिस रिपोर्ट पर, खुद की जानकारी पे, जो व्यक्ति है, जो पीड़ित है, वो खुद कंप्लेंट कर सकता है, उसके माता पिता कंप्लेंट कर सकते हैं, उसके रिलेटिव कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर कोई एनजीओ भी कंप्लेंट कर सकता है। अगर पीड़ित महिला या उसके पक्षकार नहीं आ रहे हैं तो कोई कल्याण विभाग या कोई भी ऐसी समिति जो महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य करती है, कोई संस्था है, तो वो भी जाकर परिवाद दायर कर सकती है। सेक्शन 8 हमें क्या बताता है, देखिए सेक्शन 8 एक्ट मतलब दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसमें उन्होंने बोला है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी अपराध करेगा, मतलब दहेज लेगा, देगा या मांगेगा या फिर किसी को उसके लिए दुष्प्रेरित करेगा, तो ऐसे सारे अपराध होंगे अजमानतीय। अजमानती का मतलब होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब अगर आपके खिलाफ किसी ने शिकायत कर दी तो फिर आपको ज़मानत नहीं मिलेगी, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसके बाद ये अशमनीय भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अजमानतीय और अशमनीय अपराध होता है दहेज का। दहेज अधिनियम के अंतर्गत चाहे आपने दहेज लिया हो, चाहे दहेज दिया हो, चाहे आपने दुष्प्रेरण किया हो या मांगा हो या मांगने का करार किया हो, सभी प्रकार के कोई भी अपराध वो आपके अजमानतीय और अशमनीय होते हैं। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आइए हम देखते हैं सेक्शन 8 ख, 8 का ख। राज्य सरकार जो होती है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो राज्य में दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं। राज्य सरकार को जितना ठीक लगे वो एक राज्य में उतने दहेज प्रतिषेध अधिकारी को नियुक्ति कर सकती है और इन अधिकारियों को पुलिस अधिकारी के समान शक्तियां प्राप्त होती है जैसी राज्य सरकार उन्हें प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आपको यहाँ से भी ऑब्जेक्ट कर सकता है कि राज्य सरकार किसे नियुक्त करती है, तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी को, और उनको किनके समान शक्तियाँ प्रदान होती है, तो पुलिस अधिकारी के समान शक्तियाँ राज्य सरकार प्रदान कर सकती है। आइए हम देखते हैं सेक्शन 9 और सेक्शन 10। देखिए सेक्शन 9 ये बोलता है कि केंद्र सरकार के पास शक्ति है कि वो कानून बना सकती है, और सेक्शन 10 ये बोलता है कि राज्य सरकार के पास भी शक्ति है, वो इस एक्ट के अधीन कानून बना सकती है। मतलब केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत कोई प्रावधान है या कोई लॉ है, कानून है, तो वो बना सकती है। तो ये हमारा एक छोटा सा एक्ट था जो हमने आज कवर कर लिया है। इसके पहले हम अशिष्ट रूपण एक्ट कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम करने वाले घरेलू हिंसा अधिनियम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। पहले हम महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित सारे एक्ट प्रावधान को पूरा करेंगे, फिर हम स्टेप बाय स्टेप सारे माइनर एक्ट खत्म करके मेजर एक्ट की तरफ बढ़ेंगे। पर अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं आपके सामने 2 केस स्टडी जो इम्पॉर्टेंट है वो शेयर करने वाला हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहला जो हमारा केस है, यहाँ तक आपका एक्ट खत्म हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ से 2 इम्पॉर्टेंट केस है। पहला केस है हरवंश सिंह वर्सेस गुरशरण कौर। ये केस 2018 का है दोस्तों, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जहाँ दहेज लगातार मांग होती है,
मतलब मान लो कोई व्यक्ति एक बार दहेज की मांग कर रहा है, 10 दिन बाद फिर दहेज मांग रहा है, 12 दिन बाद फिर दहेज मांग रहा है, बार बार दहेज मांग रहा है थोड़े थोड़े टाइम के बाद, तो हर बार जब दहेज की मांग होगी तो उसे एक अपराध माना जाएगा। पहली बार दहेज मांगा वो भी अपराध कहलाएगा, दूसरी बार दहेज मांगा फिर अपराध कहलाएगा, 10 दिन बाद दहेज मांगेंगे तो फिर वो अपराध कहलाएगा, और इन्हें एक अलग अलग अपराध माना जाएगा और अलग अलग पनिशमेंट भी मिलेगी इसके लिए। वैसे ही सेकंड है विनय कुमार वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है कि अगर कोई पत्नी है उसकी असामान्य परिस्थितियों में विवाह के 7 साल के भीतर मृत्यु हो जाती है। अगर कोई वाइफ है वो असामान्य परिस्थिति में, मतलब तबीयत वगैरह कोई खराब नहीं, बीमार नहीं है, सामान्य स्थिति नहीं है, असामान्य स्थिति में विवाह से 7 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। सुनिएगा, 7 साल से अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है और मरने से पहले ये पत्नी ये बयान दे देती है कि उसके साथ क्रूरता हुई है या उसे तंग करा गया है या उसे उकसाया गया है, मृत्यु मतलब उससे मरने के लिए उकसाया गया है, उसे दहेज के लिए टॉर्चर किया गया है, तंग किया गया है, परेशान किया गया है, क्रूरता की गई है, तो जो भी अभियुक्त होंगे, मतलब जिसके खिलाफ उसने बयान दिया होगा, वो सीधे दोषी मान लिए जाएंगे, उनका दोष सिद्ध हो जाएगा। मतलब कोई ट्रायल की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर उसने मरने से पहले बयान दे दिया है कि आपने क्रूरता की है या उसे तंग किया है, परेशान किया है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आप दोषी माने जाएंगे। ठीक है। और इससे संबंधित प्रावधान आपके आईपीसी में सेक्शन 304 ख में भी है, दहेज मृत्यु, वो भी इससे रिलेटेड है। तो ये हमारा छोटा सेट कवर हो गया दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है इंदौर की पाठशाला, और हम सारे मैनेट कवर करने वाले हैं, MCQs भी करेंगे। तो देखो, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, बट अगर आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा इंदौर की पाठशाला को कि हम आपके साथ आगे बढ़ सकें। तो गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।